हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में साउंड एंड वेव्स देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे और जो एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं और जिनकी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे यहाँ। और ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तरंग की बात करते हैं, वेव की। तो तरंग ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का एक माध्यम है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, तरंग ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का एक माध्यम है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को स्थानांतरित करने का एक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। अब तरंग दो प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, कौन कौन? ये होती हैं यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये ज्यादातर विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से प्रचलित हैं। तो पहला आपका यांत्रिक तरंगे हो गया, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब हम लोग यांत्रिक तरंग देखेंगे इसमें और ध्वनि देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक चैप्टर है और ये इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक तरंग को देखते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यांत्रिक तरंगे मैकेनिकल वेव्स, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती हैं, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। माध्यम में इस तरंग के लिए आवश्यकता क्या क्या होती है, यानी माध्यम में इन तरंगों के संचरण के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए और जड़त्व का गुण होना चाहिए उसमें, उसी माध्यम में ये चल सकता है। ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? तो बात करते हैं दो प्रकार की कौन कौन सी तरंगे हैं। तो पहला अनुप्रस्थ तरंगे हैं और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों की। तो तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है। इसमें ये तरंगे ठोस में द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी ये तरंगे द्रव के अंदर और गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। अगला है, ये तरंगे शीर्ष एवं गर्त के रूप में संचरित होती हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। खूंटे से बंधे रस्सी को अगर हम हाथ से झटकते हैं तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे इसी प्रकार की तरंगे यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है, इसमें ये तरंगे बन रही हैं। इन तरंगों में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ये या इसको श्रृंग बोला जाता है, और नीचे ये जो हिस्सा है इसको हम गर्त बोलते हैं। तो ये अधिकतम विस्थापन जो होता है उसी को हम आयाम कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यहाँ भी आयाम होगा। और दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ए तरंग का आयाम है, लैम्डा तरंग का तरंगदैर्ध्य है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। तो माध्यम के कण माध्य स्थित के आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, या कह सकते हैं कि तरंग गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं फ्रेंड्स। ये तरंगे ठोस में, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। ये तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तरंगे संपीड़न एवं विरलन के रूप में संचरित होती हैं और इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, यानी अपने स्थान पर ही रहते हैं। देखिए, जहां संपीड़न होता है वहां माध्यम का दाब और घनत्व
अधिक होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जहां पर संपीड़न होता है वहां पर माध्यम का जो दाब होता है और घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है, और जहां विरलन होता है वहां पर माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब एक फिगर के माध्यम से देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये कण है, जहां बहुत पास पास हैं वो संपीड़न है, और जहां बहुत दूर दूर हैं वहां पर विरलन है। तो याद रखेंगे ये जो समीप है कण, यानी डेंसिटी जहां पर ज्यादा है वहां संपीड़न है, और जहां पर डेंसिटी कम है वहां पर विरलन है, ये याद रखिएगा। और दो संपीड़न के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अब बात करते हैं चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं फ्रेंड्स, यानी ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में देखें तो ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, यक्ष तरंगे, दीर्घ तरंगे आदि इसके उदाहरण हैं। अब चुंबकीय तरंगों को हम लोग एक अलग चैप्टर में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं तरंग गति के बारे में। देखिए विक्षोभ के, यानी विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस होता है, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं, याद रखिएगा। अब तरंग से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं नोट कर ले हम लोग, कुछ बेसिक चीजें याद रखेंगे। आयाम, एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं, और इसे ए से डिनोट करते हैं। यानी कह रहा है कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति के, तो माध्य स्थिति इसका ये है। अब दोलन कर रहा है तो ये जो अधिकतम विस्थापन हो रहा है यहां से यहां तक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे इसका आयाम। यानी तरंग है, तरंग का ये क्या है, आयाम है, याद रखेंगे दोलन का आयाम। इसे ए से डिनोट करते हैं। तो जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और यानी हम बात करें आई की तो इंटेंसिटी, तो आई बराबर के ए स्क्वायर, के यहाँ पर कांस्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आवर्तकाल की, टाइम पीरियड। कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। अगर बात करें कण यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक आया, आधा कंपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ जो है ये पूरा कंपन कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना समय लगा हुआ है, यानी एक कंपन करने में कितना समय लगा, उसी को आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा किए जाने पर तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी एक कंपन यहाँ पर पूरा हुआ है, तो एक कंपन पूरा होने में जितना दूरी तय किया गया है उसी को हम लोग जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहा गया किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा किए जाने पर तय की गई दूरी को तरंगदैर्ध्य लेम्डा कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, और अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य लेम्डा कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आवृत्ति की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। तो माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, इसे n से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल यानी n बराबर 1/t। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, n बराबर 1/t। इसका मात्रक अगर देखें तो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स, हर्ट्ज याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो ध्वनि का चाल यानी ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य यानी v बराबर n इंटू लेम्डा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब बात करते हैं हम साउंड की, ध्वनि की, और साउंड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्वनि की तब बात करें तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, साथ में ही ये यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है फ्रेंड्स। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि तरंगें ध्रुवण यानी पोलराइजेशन नहीं दर्शाती हैं और 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और बात करें अगर ध्वनि के मात्रक की तो डेसिबल या बेल होता है फ्रेंड्स। 1 बेल बराबर 10 डेसिबल। अभी इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रकाश ये तीनों ध्रुवण दर्शाती हैं। प्रकाश भी ध्रुवण दर्शाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी ध्रुवण दर्शाती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी ध्रुवण दर्शाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। देखिए, स्टेथोस्कोप जिसे हम हृदय की धड़कन सुनने की मशीन कहते हैं, ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोनार जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। इको जो प्रतिध्वनि होती है ये भी ध्वनि के परावर्तन पर ही कार्य करता है, यानी ध्वनि कहीं से टकरा कर वापस आती है तो उसको हम इको बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे इसकी चर्चा करेंगे। ध्वनि अपवर्तन भी दर्शाती है और ध्वनि तरंगे विवर्तन व्यतिकरण भी दर्शाती हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर की। तो देखिए, पहला है अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। अगर इसकी बात करें तो आवृत्ति 0 से 20 हर्ट्ज, यानी जब ध्वनि की आवृत्ति 0 से 20 हर्ट्ज होती है तो उस तरंग को हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। ये भूकंप तरंगे होती हैं, मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। मछलियां, गैंडे, कुत्ते आदि इसे सुन सकते हैं फ्रेंड्स। और ये तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं श्रव्य तरंग की, ऑडिबल वेव्स की। तो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जैसा कि इंग्लिश में नाम ही है ऑडिबल, तो इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, सुनने योग्य होता है, यानी सुनाई देता है ये ध्वनि। अब तीसरे तरंग की बात करें, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता। गाल्टन सिटी इन तरंगों को उत्पन्न करती है, यानी गाल्टन सिटी जो होती है इन तरंगों को उत्पन्न करती है। सोनोग्राफी में इसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है, यानी चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है। सोनार हो गया और अल्ट्रासाउंड जो आता है वो इसी पर कार्य करते हैं। इनका प्रयोग चूहा मारने में भी किया जाता है। संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग सोनार की कर लेते हैं। सोनार का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए, दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में, समुद्र में गतिशील वस्तु, किसी वस्तु की दिशा, वेग और स्थिति जानने में यूज करते हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात करने में भी इसी का यूज किया जाता है। साउंड के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है इसमें फ्रेंड्स तीव्रता, याद रखेंगे, पहला गुण है तीव्रता। तो तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी। तीव्रता की बात करें तो तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है। इसकी तीव्रता बात करें तीव्रता की, तो इसकी तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी मात्रक की बात करें तो बेल या डेसीबेल होता है, यानी जो डेसिबल होता है वो बेल का 10वां हिस्सा होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेंड्स, जहां डेसी लग जाता है, ये डेसी जहां लगता है वहां 1/10 हिस्सा यूज करते हैं। अब 1/10 यानी बेल का 1/10, तो 1 बेल बराबर 10 डेसिबल ये होता है, अर्थात 1 बेल 10 डीबी यानी 10 डेसिबल के बराबर होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। इसके और पॉइंट की चर्चा करें तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। WHO के अनुसार, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
इसके अनुसार यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल या 30 से 60 डेसिबल की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो अच्छी मानी जाती है फ्रेंड्स। तो 45 डेसिबल या 30 से 60 डेसिबल का जो ध्वनि तीव्रता होता है वो अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं वहीं 80 डेसिबल के ऊपर जो ध्वनि होता है उसी को हम लोग शोर कहते हैं। तो शोर क्या है फ्रेंड्स? 80 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को हम शोर कहते हैं और इसे 8 घंटे लगातार सुनने से अस्थायी बहरापन हो सकता है, ये याद रखिएगा। सामान्य फुसफुसाहट की बात करें तो सामान्य फुसफुसाहट 15 से 20 डेसिबल के अंतर्गत आता है। बातचीत 30 से 60 डेसिबल के अंतर्गत। जेट इंजन 140 से 150 डेसिबल और इनसे कान के पर्दे फट सकते हैं, इतनी तीव्रता होती है इनमें। 120 से 130 डेसिबल तुरंत बहरा कर सकता है फ्रेंड्स। इस तीव्रता का ध्वनि तुरंत मनुष्य को बहरा कर सकता है। अब बात करते हैं अगले गुण की, तारत्व की। तो तारत्व क्या है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि में मोटा पतला अथवा तीक्ष्णता आती है उसे तारत्व कहते हैं, यानी पिच कहते हैं। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है और इसका जो ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसका ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे शेर की दहाड़ एक तीव्र ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व तो कम होता है, जबकि मच्छर का भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है लेकिन इसका तारत्व बहुत ज्यादा होता है, इससे अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं अधिक तारत्व का एग्जाम्पल क्या है? बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज और कम तारत्व का एग्जाम्पल है पुरुषों की मोटी आवाज, ये याद रखिएगा। यानी पुरुषों में जो मोटी आवाज होती है वो तारत्व की कमी के कारण होती है। अब बात कर लेते हैं गुणता की, क्वालिटी। वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है उसे गुणता कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे। वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है उसे हम गुणता कहते हैं। गुणता अधिस्वर यानी ओवरटोन्स पर निर्भर करता है। अपने परिचितों की ध्वनि पहचानना इसी के कारण संभव है, यानी गुणता के कारण ही हम जो है अपने परिचितों की ध्वनि पहचान पाते हैं। ध्वनि की गुणता के कारण ही हम दो समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनियों को पहचान पाते हैं फ्रेंड्स। यानी दो वाद्य यंत्र हैं, उनसे समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनि निकल रही है तो उनको हम अलग अलग उन वाद्य यंत्रों को पहचान पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण है गुणता। ध्वनि में गुणता का जो लक्षण होता है उसी के कारण ये संभव होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ध्वनि के अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल पर किन भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है और किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही ध्वनि के इंटरेस्टिंग पॉइंट की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में ध्वनि को समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।